हेलो फ्रेंड्स, सीक्वेंसिंग के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक का हमने लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन देखा और आपके सिलेबस में दो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। वन इज टू मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड वन इज थ्री मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम। थ्री मशीन वाला आगे आएगा। फिलहाल हमने टू मशीन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे क्वेश्चन देखने हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने शुरू करता हूं। थियरी में हमने एक छोटा उदाहरण लिखा, आपको कैसे सीक्वेंस यूज करने मिली और उसका जो मिनिमम टाइम आपने ढूंढा और उसमें से हमने कंपेयर करके लिया कि कौन से सीक्वेंस में मिनिमम टाइम सभी जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें लग रहा है। दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस वी हैड कंसीडर्ड एज ऑप्टिमम सीक्वेंस। ओके फ्रेंड्स, अब मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपके सामने ये क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, for the following problems find the sequence that minimize the total elapsed time। हमें पहले तो सीक्वेंस ढूंढना है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में स्टेप्स आपको किस तरह से हमें स्टार्ट करना है सॉल्यूशन, तो पहला स्टेप था टू गेट द ऑप्टिमम सीक्वेंस। यही सीक्वेंस की बात कर रहे हैं इन लोग, दैट मिनिमाइजेस टोटल एलिप्स टाइम। टोटल एलिप्स टाइम क्या है, हमने डिस्कस किया था कि भाई सभी जॉब को पूरा करने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है, मिनिमम कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स total elapsed time in hours required to complete the following jobs on two machines M1 and M2 in the order M1 and M2। मतलब मशीन का ऑर्डर M1 M2 वही रहेगा। पहले M1 का काम शुरू होगा, फिर M2 मशीन काम में लिया जाएगा। कोई भी जॉब को करना है उसमें हमें पहले M1 और बाद में M2, इसका मतलब होता है द ऑर्डर M1 M2। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम elapsed टाइम। स्टूडेंट्स, elapsed टाइम का भी हमने टर्मिनोलॉजी जब भी देखा, ये आपने समझा है व्हाट इज मिनिमम elapsed टाइम। दैट इज elapsed टाइम मीन्स जो भी टोटल टाइम हमें लगेगा दैट इज टू बी मिनिमाइज और मिनिमम elapsed टाइम। टी एंड आइडल टाइम फॉर द टू मशीन। साथ में हमें आइडल टाइम भी ढूंढना है। आइडल टाइम मतलब जितना समय मशीन विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी जॉब, अनप्रोडक्टिव बैठा है, उतना उसका जो ड्यूरेशन है वो बोलते हैं हम आइडल टाइम। स्टूडेंट्स, आपको डेटा अवेलेबल किया है, क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल ए बी सी डी ई 5 जॉब है मशीन 1 और मशीन 2 का। उसमें आपको ड्यूरेशन दिया है, कितना समय हमारा जाएगा एक एक जॉब को मशीन 1 में और मशीन 2 में। इट इज गिवन इन आवर्स। तो ये डेटा जो है, इसके आधार पे जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम हम ऑप्टिमम सीक्वेंस ढूंढने का करेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट फाइंडिंग ऑप्टिमम सीक्वेंस। ये कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमारे पास टोटल 5 जॉब है और 5 जॉब का हमें एक सीक्वेंस प्रिपेयर करना है जो ऑप्टिमम होगा। तो हमें 5 जॉब के लिए ऐसा बॉक्स बना लेना है।
that is for 5 job I have prepared 5 box, and from this way M1 and from this way M2। इसका क्या मतलब है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि M1 में जो भी जॉब पहले होगी वो यहां से हमें लिखते जाना है लेफ्ट टू राइट। आई रिपीट, M1 में जो भी जॉब पहले आएगी उसको लिखते जाना है लेफ्ट टू राइट, और M2 में जो भी जॉब पहले आएगी वो हमें लिखते जाना है राइट टू लेफ्ट। मेरा एरो देख लीजिए आप। अब हम क्वेश्चन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। उसमें M1 और M2 में देख लीजिए पांचों जॉब के अंदर कौन सा जॉब मिनिमम टाइम ले रहा है। आई रिपीट, M1 और M2 के ड्यूरेशन के अंदर जो भी जॉब का मिनिमम टाइम दिख रहा है वो पहले आप सिलेक्ट करिए। तो ये मुझे दिख रहा है 1, और वो 1 आवर कौन से जॉब के लिए है, तो कि बी जॉब के लिए। कौन से मशीन में है, तो कि मशीन 1 में है। तो पहले ये सीक्वेंस के अंदर पहला प्रेफरेंस इसका बनता है। समझ में आया सबको? बिकॉज 1 इज द लीस्ट ड्यूरेशन that is to be taken first, which belongs to job B for machine 1। तो मशीन 1 को हमें लेफ्ट टू राइट लिखना है, तो यहां पहले सबसे स्टार्टिंग में जॉब बी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। वी स्टार्ट विथ बी जॉब इन मशीन 1। ये आपको समझा? छोटे से बड़ा हम ड्यूरेशन देख के आगे बढ़ने वाले हैं। अब 1 हो गया, ये जॉब ऑलरेडी सीक्वेंस में आ चुकी है। आई एम जस्ट कटिंग इट लाइक दिस सो दैट मुझे अभी ये बी जॉब को देखना नहीं है, बिकॉज बी जॉब के लिए मेरा सीक्वेंस में उसका हमने प्लेसिंग कर दिया है। दैट इज डन। अब देखो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा आता है, तो कि 2 है। अब 2 जो है वो कहाँ आता है, मशीन 2 में। कौन से जॉब के लिए, ए जॉब के लिए। मशीन 2 में ए जॉब के लिए। मशीन 2 का कहां से शुरुआत हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो यहां उसका फर्स्ट पोजीशन होगा, और कौन सी जॉब यहां सीक्वेंस में आएगी, तो कि जॉब ए। दिस इज डन, देयरफॉर आई एम कैंसलिंग दैट। नेक्स्ट मिनिमम 3 आ रहा है, देख लो। दिस इज द नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट, next least duration, and that is coming for M1 और that is for job D। तो M1 का लेफ्ट टू राइट जाना है, यहां से आगे बढ़ते जाएगा इस तरह से, और यहाँ इसका M2 का इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पोजीशन पे सीक्वेंस की जो है मेरे पास, उसमें जॉब D का पोजीशन बनता है। देख लो, जॉब D यहाँ सीक्वेंस में असाइन हो गई है, इसलिए उसको कैंसिल कर देंगे। अब स्टूडेंट जो 2 जॉब रही है मेरे पास सी और ई, उसी के बारे में अपने को बात करना है। उसमें भी मिनिमम एलिमेंट आपको दिख रहा है 4, एंड दैट इज इन द मशीन 2 एंड फॉर जॉब ई। सो मशीन 2 के हिसाब से यहां से आपको लिखते जाना है, एंड यहां पे मैं उसको असाइन करके लिख दूंगा ई। दिस इज रिटन इन द सीक्वेंस। अब बचा कौन, तो के सी अकेला, और यहाँ जगह भी एक बच गई है सीक्वेंस में, रख दीजिए विदाउट एनी डिस्कशन, क्योंकि एक ही बचा है, वही रखना है। तो ये जो हमारी सीक्वेंस हमने जो ढूंढी है, जो मेथड मैंने यूज करा है, और कल लेक्चर में हम लोग बोल रहे थे हाउ हाउ टू मेक दिस ऑप्टिमम सीक्वेंस, ये रहा उसका प्रोसीजर, देख लो। अब ये जो सीक्वेंस मिला है आपको, ये मुझे ऑप्टिमम आंसर ही देगा, बेस्ट आंसर ही देगा, दैट इज श्योर। एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वर्क टेबल according to this sequence what I obtained। चलिए स्टूडेंट, आप अब इस तरह से एक वर्क टेबल बना लीजिए। देखिए यहाँ पहला कॉलम है जॉब का, जो भी जॉब हमें प्रोसेस में
लेनी है और इस जॉब का जो ऑर्डर है, जो हमें सीक्वेंस मिली है, वो वहां लिखना है। क्वेश्चन में दिया है ABCD, ऐसा सीरियल ऑर्डर में नहीं लिख देना। हमने जो सीक्वेंस फाइंड आउट किया है वो सीक्वेंस लिखना है, BDCEA, BDCEA। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट कॉलम जो बनेगी उसमें मेरा मेन कॉलम है जो, उसको हमें लिखना है फर्स्ट मशीन 1 का प्रोसेसिंग होगा, देयरफॉर M1, और यहाँ हमारा सेकंड मशीन प्रोसेस होगा M2। सभी में भी दो दो कॉलम बनाए, हर एक कॉलम के अंदर सब कॉलम से देख लो, इसके अंदर भी दो कॉलम है तो उसको हम लिखने का है इन टाइम, इसमें लिखेंगे आउट टाइम। जॉब जिस समय शुरू होगी इन टाइम और जॉब जिस समय फिनिश होगी आउट टाइम। यहाँ पे भी इन टाइम और आउट टाइम। और जो भी सीक्वेंस मुझे मिला है ऑप्टिमम सीक्वेंस, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। यू कैन नोटिस BDCEA, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं करना है। सो this way we are going to prepare a table. This is a work table for two machine problem. Okay, now let us come to the question, जिसके अंदर सबसे पहले मशीन 1 का डेटा हमें देखना है, बिकॉज पहला कॉलम कौन सा है, मशीन 1 का। और सबसे पहले जॉब बी प्रोसेस करना शुरू करना है, तो सबसे पहले हम बी जॉब को शुरू करेंगे वो मशीन 1 में। शुरुआत के स्टार्टिंग का टाइम ऑलवेज 0 होता है, वी ऑलवेज बिगिन विथ 0। अब आप देखो बी जॉब का मशीन 1 में कितना ड्यूरेशन है, बी जॉब का मशीन 1 में 1 आवर का ड्यूरेशन है। ओके, तो 0 से शुरू किया, 1 घंटे में काम खत्म होगा, तो आउट टाइम 1, 1 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। सो आउट टाइम इज द फर्स्ट आवर वी विल फिनिश दिस बी जॉब। अच्छा, जैसे ये बी जॉब फर्स्ट आवर पे खत्म हुआ, फर्स्ट आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू कर दूंगा। मतलब कौन सा जॉब, डी जॉब। अच्छा, अभी देख लो जरा क्वेश्चन में, डी जॉब फर्स्ट मशीन के अंदर कितना समय ले रहा है, 3 आवर्स, 3 आवर्स ले रहा है। तो फर्स्ट आवर पे मैंने जॉब डी शुरू किया और 3 घंटा और लेगा, तो जरा 3 घंटा इसमें ऐड कर लो। फोर्थ आवर पे मैं पहुंचूंगा, 1+3, 1+3, ये लिखना नहीं है मेरे को बाजू में आपको, ये खाली आपके जानकारी के लिए मैंने बाजू में लिखा है कि 1 घंटा तो खत्म हो चुका था, एट द फर्स्ट आवर आई हैव स्टार्टेड, 3 घंटा और लगेगा, चौथा घंटा पे मेरा ये जॉब खत्म हो जाएगा। फोर्थ आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू करने के लिए तैयार हूं। सी जॉब नेक्स्ट है, जिसके अंदर मशीन 1 में कितना है, 9 आवर्स। तो 9 आवर इसमें ऐड करो, 4+9, 13। तो 13th आवर पे मेरा सी जॉब कंप्लीट होगा, 13th आवर पे मैं ई जॉब स्टार्ट करूंगा। अब ई जॉब पे आइए, कितना समय ले रहे हैं हम ई जॉब के लिए, 10 आवर्स। 10 आवर्स आप इसमें ऐड करो, 13+10,
दिस इज 23। 23rd आवर पे ई जॉब खत्म होगा, 23rd आवर पे ए जॉब मैं शुरू करूंगा। ए जॉब को जरा कितना समय लग रहा है देखो तो 5 घंटा। 5 आवर यू एड 23 प्लस 5 28, दैट इज 23 प्लस 5। ये ब्रैकेट में आपको लिखना नहीं है, जो मैंने लिखा है ये पहला एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, आपके रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो, एग्जाम में इसका लिखने की जरूरत नहीं है। चलो पांचों जॉब मेरी कंप्लीट हो गई है। सो नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट फॉर मशीन 2 एज वी हैव कंप्लीटेड फॉर मशीन 1। आप देखो जैसे मशीन 1 में मेरा पहला जॉब 1 घंटे में खत्म हो गया, तो वो जॉब हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे मशीन 2 के लिए, क्योंकि जॉब कंप्लीट हुआ तभी कहलाएगा जब हम दोनों मशीन का प्रोसेस उस पर कर दें। तो सेकेंड मशीन का प्रोसेस होना बाकी है। तो पहले मशीन ने काम कर लिया 1 घंटे में। एट द फर्स्ट आवर immediately my second machine will start processing on it। तो बी जॉब, स्टूडेंट देखो बी जॉब का अब मशीन 2 के कॉलम में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन में भी हम मशीन 2 के ही डेटा को देखेंगे और बी जॉब के लिए देखेंगे। तो बी जॉब के लिए मशीन 2 कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो 6 आवर्स। तो इसमें आप ऐड करके लीजिए 7 आवर पे ये काम खत्म कर देगा। अब 7th आवर पे मैं यहां इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। ओके, ये पूरा आप लोग प्रॉपरली देखना, कुछ बात है जो इंपॉर्टेंट है समझना। फर्स्ट यू ऑब्जर्व दिस। 7th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू कर सकता हूं। कौन सा जॉब है, डी जॉब। मशीन 2 में जरा देखो तो डी जॉब का कितना ड्यूरेशन है, 8 आवर्स। 8 आवर यू एड 8 plus 7, this is 15। 15th आवर पे डी जॉब मेरा खत्म हो रहा है एंड 15th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू कर सकता हूं। नेक्स्ट मतलब सी जॉब। सी जॉब का जरा देखो मशीन 2 में कितना ड्यूरेशन है, 7 आवर्स। 15 प्लस 7 22। 22nd आवर पे मेरा सी जॉब खत्म हो जाएगा और 22nd आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू करूंगा। लेकिन 22nd आवर पे नेक्स्ट जॉब में शुरू नहीं कर सकता। यहाँ थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखो। क्यों ये मैं मना कर रहा हूं, आगे देखो ना। 7th आवर पे यहाँ खत्म हुआ तो 7th आवर पे यहाँ शुरू भी हो गया। 15th आवर पे यहाँ मैंने खत्म किया था, 15th आवर पे शुरू हो गया। तो 22nd आवर पे यहाँ खत्म हुआ तो 22nd आवर पे मैं क्यों नहीं शुरू कर सकता। देखो नेक्स्ट जो ई जॉब है, जो मशीन 1 में ही 23 आवर्स कंज्यूम कर रहा है, देख लो आपके सामने मशीन 1 के कॉलम में। ई जॉब मशीन 1 में खत्म करने के लिए कौन से टाइम पे वो खत्म हो रहा है, 23rd आवर पे वो खत्म हो रहा है। अब यहां मैं बोलता हूं 22nd आवर पे सेकेंड मशीन का जॉब शुरू कर दो, ऐसे कैसे चल सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक वो 23rd आवर पे वो जॉब प्रोसेस करके यहाँ ट्रांसफर नहीं करता है, तब तक मशीन 2 उस पे प्रोसेस करना कैसे शुरू कर सकता है? उसको 23rd आवर तक राह देखना पड़ेगा मशीन 2 को। 22nd 23rd से जल्दी हो गया ना, तो मैं 22वें घंटे पे जॉब शुरू कैसे कर सकता हूं? जब तक वहां वो 23 आवर लगा रहा है मशीन 1 और वहां से जॉब यहाँ नहीं आएगी, तब तक मैं शुरू नहीं कर सकता। मशीन 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो मशीन 2 will wait till
23rd आवर टू फिनिश, क्योंकि 23rd आवर खत्म होने पे वो ई जॉब यहाँ ट्रांसफर होगी और ये 23rd आवर पे मशीन 2 यहाँ जॉब शुरू कर सकता है। सो व्हाट आई विल राइट हियर 23। स्टूडेंट ये इमीडिएटली जो 22 मिला वो यहाँ लिखते हुए आगे मत बढ़ जाना, नहीं तो गड़बड़ है, वो फिर आगे के सब एलिमेंट गड़बड़ हो जाएंगे। और लॉजिक भी है उसके पीछे का कि आप जल्दी थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं सेकेंड मशीन, ऐसे कैसे कर सकते हैं जब तक वो फर्स्ट मशीन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये एक पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है, खास इंपॉर्टेंट है, और ये स्किप हो जाएगा तो पूरा आगे का कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। So 23rd hour I will begin, and why I am writing here this why I am doing here arrow, because 22 का 23 यहाँ ट्रांसफर हुआ है, 1 hour I am here showing डिले टाइम, दैट इज आइडल टाइम, क्योंकि 1 घंटा मशीन 2 को वेट करना पड़ेगा। आप मानते हो कि नहीं, क्योंकि 22वें घंटे पे वो तो अपना काम करके खत्म हो गया, उसको बैठा है वहां से। अब जब तक काम नहीं आएगा मशीन 1 से तब तक ये अपना काम शुरू नहीं करेगा, तो उसको कितना घंटा वेट करना पड़ रहा है, 1 घंटा यहाँ उसको वेट करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ ई जॉब। ई जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए मशीन 2 में, 4 आवर्स। 4 इसमें ऐड करो, 27th आवर पे मेरा ई जॉब खत्म होगा। अब आप वापस 27 को यहाँ लेके जाने का सोचेंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ चेक कर लो, यहाँ जो है 28th आवर पे ए जॉब यहाँ कंप्लीट होके आएगा, तो मशीन 2 27th आवर्स पे अपना काम शुरू नहीं कर सकता, उसको 1 घंटा यहाँ भी वेट करना पड़ेगा। So we have to start at 28th hour, not on 27th hour, and hence 1 hour machine 2 will wait. That is what idle time is generated. Waiting time बोलो या idle time बोलो। और फाइनली 28th आवर पे जैसे ही ए जॉब शुरू हो रहा है, ए जॉब को कितना समय लग रहा है मशीन 2 में, 2 घंटा। यू एड दैट एंड एज a result finally on 30th hour I am completing all the jobs with both machines। मतलब कि ये मेरा टोटल elapsed टाइम हो गया। इसको मार्क करिए, इसके बाद ये एलिमेंट जो है वो उसको मार्क करिए, और ये जो 28 है इसको भी मार्क करिए। 28, 30 और यहाँ 1, ये ऐसे आपको एलिमेंट मार्क करके रखना है। अब हम आंसर नीचे टेबल के नीचे मेंशन करेंगे। फर्स्ट दैट इज total elapsed time. Total elapsed time denoted by T is equal to 30 hours, is equals to 30 hours. And next we will write total waiting time, what we call it as idle time for machine 1। उसका फॉर्मूला है idle time for machine 1 is equals to total elapsed time, that is T, minus last out time of M1। अब total elapsed time 30 है और लास्ट आउट टाइम फॉर M1, मशीन 1 का आइडल टाइम ढूंढ रहे हैं, तो मशीन 1 के लिए आउट टाइम का टोटल फाइनल अमाउंट देखिए कितना है, आवर 28 आवर। तो 28 माइनस कर देना है, दैट इज 2 आवर्स, 2 आवर्स। थर्ड, आइडल टाइम of machine M2, that is total elapsed time, क्या फॉर्मूला, माइनस व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल elapsed टाइम माइनस, देखो यहाँ लिखा था हमने फॉर्मूला, सम ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द जॉब्स ऑफ M2, सम ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम। लिखिए फॉर्मूला मेंशन कीजिए,
sum of processing time of all the jobs of M2। जरा आप उसका कैलकुलेशन करिए। दिस इज 30 टोटल एलिप्स टाइम। प्रोसेसिंग टाइम M2 का टोटल कितना है, जरा यहाँ M2 को टोटल करके ले लीजिए। इट इज 27। हाँ, M2 का टोटल ये 27 आ रहा है। ओके, so that you have to deduct, that is 3 hours. So this way we are completing this particular question, because आपको जो भी फाइंड आउट करने का था सब हमने कर लिया है। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड था, मैंने आपको बताना है। जैसे कि मुझे आइडल टाइम निकालना है मशीन M1 का, उसको पहले मैं अल्टरनेटिव वे से आपको बता देता हूँ। टोटल एलिप्स टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द जॉब्स ऑफ M1। जैसे आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब आप देखो पहले मशीन के लिए सभी जॉब का टोटल कितना होता है, 28 हो रहा है। ओके, so again that 28 will be deducted, the same duration we will get। total elapsed time तो 30 है और इसका टोटल आपको आया है 28, that is 2 hours। the same duration we are going to get 2 hours। this is alternate formula। and for the idle time for M2 का भी अल्टरनेट मेथड है, दैट इज, देखो टेबल में सबसे पहले जब मशीन 1 शुरू हुआ तो 1 घंटा जब भी उसने पहले जॉब के लिए लिया तब तक M2 1 घंटा ऐसे ही बैठा रहा था। तो मैंने ये देखो ना, ये एलिमेंट मार्क किया था ना, ये तो के वो 1 आवर। एक बात हो गई। दूसरी बात, आप देख लो M2 को यहां वेट करना पड़ा था 1 घंटा। मैंने यहाँ देखो लिखा भी है, उस समय मैंने यहाँ एरो मार के उसके ऊपर लिखते गया था। मैंने बताया था कि ये 22 आवर पे कंप्लीट कर रहा है काम, लेकिन 22 आवर पे वो नेक्स्ट जॉब स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक 23rd आवर खत्म करके ये जॉब मशीन 1 में से मशीन 2 के पास नहीं आ रहा है। तो 1 घंटा मशीन 2 को यहाँ वेट करना पड़ा। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट जॉब यहाँ पे भी 1 घंटा मशीन 2 को 1 घंटा वेट करना पड़ा था। 27th आवर पे काम खत्म हुआ, बट 27 पे वो शुरू नहीं कर सकेगा, 28 पे उसको करना पड़ा था। याद आया? तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था इसीलिए कि ये आइडल टाइम हमें मिल रहे हैं जो हमें लास्ट में ऐड करने हैं। सो 1 आवर देयर, दैट वी कैन राइट लाइक दिस, 23 minus 22। and here we will write 28 minus 27। so overall it is 1 plus 1 plus 1। 3 hours of idle time we are generated as it was there in the first way। तो ये दोनों तरीके हैं, you can apply any of this method, but student, this first way which we find ये convenient लगता है, ठीक है। but you can show this method, this is also valid method for finding the idle time। so ये खाली मेथड आपको पता चले इसलिए मैंने अल्टरनेटिव लिखा है। अब हम क्वेश्चन में कोई भी मेथड से जाएंगे, बट ये क्वेश्चन जो है सिमिलर वे से हम एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेस टोटल elapsed टाइम in hours required to complete the following jobs
on two machine M1 M2 in the order M1 M2. Also find minimum elapsed time T and idle time for the two machine. सेम इंस्ट्रक्शन है. प्रॉब्लम नीचे हमको दिया है, टोटल 6 जॉब है और 2 मशीन है. तो सॉल्यूशन में हम पहले प्रिपेयरिंग ऑप्टिमम सीक्वेंस, पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे और उसके लिए आपको मालूम है हम इस तरह से बॉक्स करेंगे. टोटल कितने जॉब है? तो 6 जॉब है, तो 6 बॉक्स करना पड़ेगा. इस तरह से M1, इस तरह से M2. बराबर है. ये मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट M1 का सीक्वेंस जॉब लिखते जाना है और M2 के लिए राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन से जॉब को हम सीक्वेंस के लिए लिखते जाएंगे. फाइन. वेरी फर्स्ट दोनों मशीन के 6 जॉब के अंदर आप देख लो मिनिमम टाइम कौन सा है. हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? मिनिमम टाइम. तो के सबसे मिनिमम एलिमेंट है यहाँ 10. किसमें है? तो के 6th जॉब में है. कौन से मशीन के लिए है? तो के M2 के लिए. तो फर्स्ट M2 के पार्ट से लिखना शुरू करेंगे. वेरी फर्स्ट हियर जॉब नंबर 6 वी विल राइट. तो जॉब नंबर 6 इज असाइंड, सीक्वेंस में आ चुका है तो वो उसको कैंसिल कर दिया. आफ्टर 10 नेक्स्ट मिनिमम इज 20. दिस 20 इज इन जॉब 4 इन मशीन 1. तो मशीन 1 का हम यहां से लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट. यहां आएगा 4th जॉब, सीक्वेंस में आ गया. इसको कैंसिल करो. 20 के बाद मिनिमम 30 है. 30 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और दोनों 30 अलग अलग है. एक मशीन 1 में एक मशीन 2 में, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 30 पहले लो या ये 30, क्योंकि दोनों अपने अपने हिसाब से अपने मशीन के हिसाब से पोजीशन में सीक्वेंस आएगा. सो दिस 30 फर्स्ट जॉब 1 मशीन 1 के हिसाब से यहां मैं लिखूंगा और ये जो 30 है इन मशीन 2 5th जॉब के लिए मैं यहां लिखूंगा. तो ये दोनों जॉब्स सीक्वेंस में आ गई है, उसको कैंसिल करो. 30 के बाद मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ड्यूरेशन जो है वो 50 है. 50 बिलोंग्स टू M1 इन जॉब 3rd. सो जॉब 3rd को हम यहाँ लिखेंगे M1 के एरिया में. और रहा लास्ट में सेकेंड जॉब, जो लास्ट पोजीशन यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा. अब ये सीक्वेंस के आधार पे हम वर्क टेबल प्रिपेयर करेंगे. ये सीक्वेंस के आधार पे हम वर्क टेबल प्रिपेयर करेंगे. सो प्रिपेयर दिस वर्क टेबल एंड जॉब टू बी कंसिडर्ड इन दिस ऑप्टिमम सीक्वेंस जो हमने ढूंढा है 4 1 3 2 5 6. Okay, let's start. This is M1, this is M2. In time, out time, in time, out time. ऑलवेज बिगिनिंग 0 से होगा. चलिए मशीन 1 में आपको देखते जाना है. पहला है सबसे पहला 4th जॉब करना है. 4th जॉब का कितना ड्यूरेशन है? 20 आवर्स. सो इट विल कंज्यूम 20 आवर्स. 20th आवर पे ये जॉब खत्म होगा. 20th आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू होगा. नेक्स्ट जॉब इज फर्स्ट जॉब. फर्स्ट जॉब को कितना ड्यूरेशन है? 30 आवर्स. एड 30 आवर्स. 50th आवर पे ये जॉब खत्म होगा एंड 50th आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू होगा. नेक्स्ट जॉब इज थर्ड. थर्ड जॉब को कितना समय लग रहा है? 50 आवर. 50 आवर इसमें ऐड करो. 100th आवर पे ये जॉब खत्म होगा
एंड 100th आवर पे नेक्स्ट जॉब शुरू करेंगे। नेक्स्ट कौन सा जॉब है? सेकेंड जॉब 120 आवर ले रहा है। 120 यू ऐड, दिस इज 220, दिस विल कंप्लीट एट 220th आवर। 220 यहाँ ट्रांसफर करो, मतलब 220th आवर पे नेक्स्ट जॉब मैं शुरू करूंगा। फिफ्थ जॉब को कितना टाइम लगेगा? 90 आवर्स। 90 आवर्स इफ यू ऐड इन दिस 310th आवर पे नेक्स्ट जॉब सिक्स शुरू हो जाएगा। सिक्स जॉब विल टेक 110 आवर। 110 इसमें ऐड करो, 420। At the end of 420th hour, I will finish this sixth job. Now this is the M1 का पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ ना। M1 में जब ये पहला सबसे पहला फोर्थ जॉब कंप्लीट हुआ होगा 20th आवर पे, इमीडिएटली उसने ये जॉब को M2 को प्रोसेस करवाने के लिए भेज दिया होगा। तो 20th आवर में उसका इन टाइम हो जाएगा और फोर्थ जॉब मशीन 2 20th आवर पे शुरू कर देगा। अब आप मशीन 2 के ड्यूरेशन के लिए देखिए क्वेश्चन में 20th आवर पे मशीन 2 शुरू हो रहा है फोर्थ जॉब के साथ। फोर्थ जॉब में कितना ड्यूरेशन है? 60 आवर। मशीन 2 का डेटा देखने का 60 ऐड करो 80 यहाँ ट्रांसफर होगा। ओके, 80th आवर पे फर्स्ट जॉब मेरा शुरू हो जाएगा। फर्स्ट जॉब सेकंड मशीन में कितना ड्यूरेशन है? 80 आवर्स। तो 80 इसमें ऐड करो 160। 160th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब शुरू करूंगा। 160th आवर पे मैं थर्ड जॉब शुरू करूंगा। देख लीजिए थर्ड जॉब को कितना M2 में समय लगता है, दैट इज 90 आवर्स। 90 hours. So 90 hours you will add in 160, it becomes 250. Students, 250th hour पे मेरा थर्ड जॉब खत्म हो जाएगा। 250th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब सेकेंड शुरू करूंगा। 250th आवर पे सेकेंड जॉब शुरू करूंगा मशीन 2 में। देख लीजिए सेकेंड जॉब को कितना समय लगेगा? 100 आवर। 100 आवर इफ यू ऐड इन 250 इट बिकम्स 350, मतलब 350th आवर पे मेरा ये दूसरा जॉब कंप्लीट होगा। एंड एज ए रिजल्ट 350th आवर पे यहां मैं नेक्स्ट जॉब शुरू करना है मुझे। 350th आवर पे मैं नेक्स्ट जॉब मतलब कि फिफ्थ जॉब शुरू करूंगा। देयर इज फिफ्थ जॉब मशीन 2 में देखो कितना ड्यूरेशन जाएगा? 30 आवर आई हैव टू स्पेंड। सो 350 प्लस 30 दैट बिकम्स 380 स्टूडेंट्स। एंड 380th आवर पे मैं यहाँ शुरू करूंगा नेक्स्ट जॉब, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है इट इज 420, मतलब 380th आवर पे यहाँ मैं काम शुरू करने का सोचूंगा भी तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि 420 आवर तक तो मेरा मशीन 1 ही अब तक काम कर रहा है। मतलब मशीन 1 को सिक्स्थ जॉब कंप्लीट करने के लिए 420 आवर तक जाना पड़ रहा है और मेरा मशीन 2 380 आवर पे फ्री हो चुका है। तो क्या मेरा वो मशीन 2 सिक्स्थ जॉब करने के लिए अभी वो एक्सेप्ट कर पाएगा वो जॉब? तो क्या नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो 420 आवर खत्म नहीं हो रहा है और वो जॉब वहां से ट्रांसफर होकर यहाँ जब तक नहीं आएगी तब तक मशीन 2 अपना काम शुरू नहीं कर सकता है। So 380 should not be the value that the at that duration at that hour it cannot start the sixth job. It must start at 420 hour only. So basically here that the difference 380 and 420, that gap what you are uh, observing, that is 40 hour gap, and that is the idle time we have generated. That is idle time, that is you can say waiting time also. Now 420th आवर पे ये सिक्स्थ जॉब शुरू होना है और मशीन 2 में देखो सिक्स्थ जॉब के लिए
M2 का कितना ड्यूरेशन है 10 hours. So that 10 hours if you add, it will be 430 as the last out time we generated for machine 2, and that what is the last out time is a total elapsed time. Remember this 430, the last out time of M2 is nothing but the total elapsed टाइम. स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ ये एलिमेंट को टिक करके रखने का, ऐसे बॉक्स करके रखने का. If you want you can means this particular observation, this is also to be marked and this should also be marked. देखो ये मैंने ऐसे मार्क किया, लास्ट ये वैल्यू से स्टार्ट किया, फिर उससे पहले वाले प्रीवियस कॉलम का स्टार्टिंग का वैल्यू और उसके प्रीवियस कॉलम का लास्ट वैल्यू. दिस एंड दिस, ये तीन ऑब्जर्वेशंस को मैंने मार्क करके रखा है. नाउ आई वांटेड टू राइट द last final answers, conclusion. That is very first thing, that is total elapsed time, that is 430 hours. Second answer we have to write idle time of मशीन M1. देखो मैं स्टूडेंट दोनों फॉर्मूला से मैंने आगे के क्वेश्चन का मैंने बता दिया था आपको. दोनों फॉर्मूला से मतलब इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है जो मैंने यूज करके दिया था. लेट मी अगेन यूज बोथ द फॉर्मूलाज एंड लेट मी फाइंड द आइडल टाइम ऑफ M1. पहला है टोटल एलएप्स टाइम को हम कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं ना. सो टोटल एलएप्स टाइम माइनस लास्ट आउट टाइम ऑफ M1. जरा देखो तो टोटल elapsed टाइम तो मेरा है 430. अच्छा, लास्ट आउट टाइम ऑफ M1 के कॉलम में, आउट टाइम के कॉलम में लास्ट आउट टाइम मतलब 420. और ये इसलिए मैंने मार्क भी करके रखा था, देखो कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें फॉर्मूला में आइडल टाइम ढूंढने में लिए काम में आने वाला है. दैट इज 420. दैट गिव्स यू आइडल टाइम ऑफ 10 hours. Idle time of 10 hours. Student, there is alternate method to get idle time. मैं और करके मेथड लिख रहा हूँ. Idle time of M1, that is total elapsed time minus sum of processing time of all the jobs of M1. Students, M1 देखो आप क्वेश्चन में M1 का पूरा प्रोसेसिंग टाइम का टोटल देखो तो कितना आएगा. That we need to deduct, that is going to come 420. The total of that 420. So that 420 you will minus from elapsed time 430 minus 420. Again you are going to get that 10 hours of idle time. Same answer you are going to get. Student, ये alternate formula है, you can use. और जो है आइडल टाइम ऑफ मुझे M3 निकालना है. थर्ड आइडल टाइम ऑफ मशीन M2, और इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला जो लिखवाया है टोटल elapsed टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम of all the jobs of M2. So student, now you get the total of that 430 the total elapsed time है, और मुझे सेकेंड मशीन के सभी जॉब का ये टोटल ढूंढना है. That is 370. You deduct 370 and it will give you 60 hours of idle time. 60 hours.
that is we are going to get for idle time of machine M2. The alternate formula, or I can use for getting idle time, is you see the work table. मशीन 2 के लिए एक तो सबसे पहली बात, ये जो मैंने रिमार्क करके रखा है, जो बॉक्स करके रखा है 20, ये पहला उसका आइडल टाइम होना है, क्योंकि जब तक मशीन 1 ये 20 घंटे का स्टार्टिंग का जॉब जब प्रोसेस कर रहा था, तो 20 घंटे तक मशीन 2 आइडल बैठा था, वो राह देख के वेट करके बैठा था कि भाई जब तेरा 20 घंटे का काम हो गया, खत्म हो जाए, तो मेरे को वो जॉब ट्रांसफर कर दे तो मैं मेरा काम शुरू करूं, ये मशीन 2 बोलेगा। तो मशीन 2 विल वेट फॉर 20 आवर्स एंड दैट इज द स्टार्टिंग 20 आवर्स का जो उसका ड्यूरेशन आया, वो एक आइडल टाइम मिला है। नाउ स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाइल ट्रांसफरिंग द जॉब्स, यहाँ आप देख लो 380 के टाइम को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया था, 380 नहीं किया, 420 किया, और यहाँ मैंने खास करके 40 को यहाँ आइडल टाइम उसको वेट करने के लिए जरूरत पड़ा था, वो मैंने पहले ही लिख के रखा है। आर गेटिंग कि 380वें घंटे पे मशीन 2 ने भले जॉब खत्म कर दिया हो, लेकिन मशीन 2 नेक्स्ट जॉब एक्सेप्ट कर नहीं सकता है, क्योंकि वो जॉब जिसको उसको एक्सेप्ट करना था, वो अभी भी मशीन 1 प्रोसेस कर रहा है। तो मशीन 1 जितना टाइम लगाएगा उतना टाइम इसको वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम वेट करना पड़ा? 40 घंटा वेट करना पड़ा। देख लो, क्योंकि मशीन 1 420th आवर पे इसको जॉब दे रहा है, तो जो भी है भाई वो 420th आवर पे देगा, तो इसको 420th आवर पे ही लेना पड़ेगा। उसके लिए मशीन 2 के लिए कोई चॉइस नहीं है, और ना ही वो जल्दी जॉब लेने का जिद कर सकता है। मशीन 2 विल एक्सेप्ट द जॉब एज पर द कंप्लीशन ऑफ मशीन 1। तो भाई साहब, ये 40 आवर का ये जो मैंने आइडल टाइम लिखा हुआ है, ये मेरे को कैसे लिखना है? 420 माइनस 380, 420 माइनस 380, and altogether this will be 20 plus this is 40, and total will be 60 hours. So if you see, students, this method is also going to give the same answers, but the approach in this method is actually practical. I rather than the first method, I prefer this one, because यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक 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 हिसाब देखने मिलता है, कहाँ कहाँ आइडल टाइम छुपा हुआ है, यू कैन फाइंड इट आउट। बट स्टूडेंट फील्स दैट कि डायरेक्ट आंसर सर फॉर्मूला से फाइनली टोटल माइनस करने पे आ गया है, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट में थिंक लाइक दैट। सो स्टूडेंट, यू रिलाई ऑन फर्स्ट फॉर्मूला, आई डोंट माइंड, बट ये सेकेंड फॉर्मूला मुझे इसलिए दिखाना था, it increase and enhance your knowledge, your observation, your practical approach towards this particular concept. तो ये मेथड समझना है, but we will apply now onward in all the questions first method only. So students, here we are ending this particular problem. जो दो प्रॉब्लम हमने इस सेशन में किए हुए हैं, that are very much important as far as the whole procedure is concerned, how to get the optimum sequence, how we are preparing work table, and how we are generating this particular total elapsed time and idle time for both machines. These particular questions gives you overall idea how we are going to solve the question as far as examination is concerned. Thank you.